हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के साइंस की प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताएंगे? कौन बताएगा? लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? जीआईसी 12 कोट। अमन बताइए क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? हेलो, चौथा चैप्टर पढ़ा था। चौथा चैप्टर पढ़ा था और क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया। चैप्टर भी पढ़ा था। संयोजन। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पढ़े थे, ठीक है ना? थर्ड चैप्टर में आपने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था बच्चे? धातु की सात बताओ। अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु के रासायनिक गुण पढ़े थे, जिसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु के लवण के साथ अभिक्रिया, इसके अलावा धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया देखी थी, ठीक है? तो बताइए, चलो, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है ये तो। लवण एवं जल। लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है तो धातु का एक लवण बनता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है वहां पे, ठीक है ना? लवण और जल कब बन रहा था? जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे थे, जब हम उसको क्या बोल रहे थे कि इसकी क्षारीय प्रकृति होगी, ठीक है बच्चे? चलिए सिट डाउन। हिमांशु हैं। धातु की अधातु से अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार के यौगिक बनते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, धातु की अधातु से अभिक्रिया होती है तो कौन से प्रकार के यौगिक बनते हैं? जैसे आपने कहा था Na, अयान ने लास्ट सेशन में हमें बताया था रुद्रप्रयाग से, Na हमारा एक धातु है और Cl हमारी क्या है? अधातु है। तो Na और Cl आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे? लवण। लवण बना रहे थे, NaCl बना रहे थे ना? यस मैम। ठीक है, तो NaCl को कैसे, किस प्रकार का यौगिक कहा जाएगा? आयनिक यौगिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आयंस डेवलप हो रहे थे पहले। क्योंकि धातु आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है और वहीं पर क्लोरीन क्या करती है, यानी कि जो अधातु है वो आपके इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है, यानी ग्रहण करती है। इसीलिए क्या हो रहा था? सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करके खुद पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा था, वहीं पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रहा था। ओके, चलिए बच्चे सिट डाउन। यस मैम। जी आई केला खेड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? रोहिणी। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। लास्ट सेशन में थे आप? मैम नहीं। क्यों बच्चे? शेड्यूल तो होगा ना आपके पास पूरे मंथ का, तो उस शेड्यूल को डेली देखना है, पर वीक का भी देखना है, साथ में डे वाइज देखना है कि हर दिन कौन सी क्लास है। जैसे आज अभी क्लास हो जाएगी, उसके बाद कल के लिए देखेंगे कि कल कौन सी क्लास है, ठीक है? किसकी क्लास है? ओके, यस मैम। ठीक है। तो बच्चे लास्ट सेशन में हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े, साथ ही हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सभी ने? केला खेड़ा। यस मैम। वेरी गुड। होमवर्क में मैंने लास्ट सेशन में जब आप थे सैटरडे को, तो क्या कहा था? धातुओं के गुण। धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने थे, ठीक है? साथ ही मैंने बोला था पूरा जो थर्ड चैप्टर है उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी वो चैप्टर आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात होगी, ठीक है? चलिए, वेरी गुड रोहिणी। से डाउन बच्चे। ढुकाने। जतिन माइक ले लो जल्दी से। GIC ढुकाने। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मैम शीतल। शीतल। शीतल, लास्ट सेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मैम वो मेटल और नॉन मेटल। और कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है ना? ये आपने स्टार्ट किया था। चैप्टर थर्ड समझ में आ गया था बच्चे? मैम। यस वेरी मैम। गुड। तो हमने धातुओं की रासायनिक गुण पढ़े थे ना? आप मुझे बताइए, अगर धातु की अभिक्रिया यहाँ पर ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो क्या बनता है? मैम लवण और जल। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है, कोई आंसर करेगा? ढुकाने और बरोटी वाला। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करने पर क्या बन रहा है? रजत। मैम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। तो शीतल, जब भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना?
सिट डाउन। चलिए, तो आपको पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाता है यहाँ पर तो आप कथा की तरह सुन लेते हैं। कई बच्चे तो नोट तक नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। आपके पास नोट्स होंगे, बहुत अच्छे नोट्स आपको ऑफलाइन प्रोवाइड किए गए होंगे, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट जब आप लिखते हैं ना तो आपको ध्यान में आ जाती हैं वो चीजें, ठीक है ना। और आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको घर में जाके रिवाइज करना होता है, चाहे ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है चाहे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप वो करते नहीं है। इस वजह से क्या होता है, आप वो चीज भूल जाते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे थे, जिसको कि आधा आपने पढ़ लिया था। थोड़ा मेन टॉपिक जो है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धोखाने बॉयज बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, आप लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, तो चौथा जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात कर रहे हैं। कार्बन और उसके यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या पढ़ा था, सहसंयोजी आबंध की बात हुई थी। सहसंयोजी आबंध क्या था, जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, साझेदारी के कारण बंध बन रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप कई प्रकार की होती है। सपोज आपके बीच में फ्रेंडशिप चीजों को लेकर हो रही है, कि आपका कोई एक चीज को दे रहा है और दूसरा उसको ले रहा है, ठीक है। या आप क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा और तुम मुझे पेन दे दो, तो इस प्रकार की जो संबंध बनेंगे हमारे बीच में, ठीक है। वैसे ही संबंध आपके परमाणुओं के बीच में भी बनते हैं। जहां पर आपने एक बार आयनिक कंपाउंड की बात की, तो वो क्या कर रहे थे, वो एक पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन को दे रहा था और दूसरा ग्रहण कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच में पूर्ण रूप से लेन देन न हो करके बल्कि साझेदारी होती है, जहां पर कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बने हुए बंधों को आपका सहसंयोजी बंध कहा जाता है। कार्बन आपका ऐसा एलिमेंट है जो कि सहसंयोजी बंध बनाता है, और सहसंयोजी बंध से वो क्या करता है, इतने लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में उत्पाद बनाता है, यौगिक बनाता है, इतनी सारे उत्पाद बनाता है कि साइंस में, केमिस्ट्री में इसके लिए प्रॉपर एक ब्रांच रखी गई है, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कार्बनिक रसायन, जिसमें आप सिर्फ कार्बन से बने हुए यौगिकों को पढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने संयोजी बंध। देन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी प्रकार कितने होंगे, तो आपने कहा 3 प्रकार के होते हैं सहसंयोजी बंध, एकल, द्वि और त्रि, ठीक है। एकल सहसंयोजी बंध यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी बंध यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और त्रि सहसंयोजी आबंध यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाम से ही समझ रहा है, सिंगल मतलब एक, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक एटम का हो गया, दूसरा दूसरे एटम का हो गया। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या कर रहे हैं, एक आबंध बना रहे हैं, जिसको कि क्या कहा जा रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, 2। तो अभी दोनों जो एटम होंगे जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4, 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। दूसरी साइड भी देखेंगे तो 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार से 2 बंध बन रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका होता है, उसमें क्या होगा, अब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और जिसके कारण 3 बंध बनेंगे, ठीक है, जिन्हें क्या कहता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में N2 में डाई नाइट्रोजन भी जिसे कहा जाता है, उसमें देखते हैं, उसमें 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के, और वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों का, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व होंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के शेयर करेंगे आपस में, और जिसके बाद क्या बनेगा, त्रिसहसंयोजी आबंध बनेगा। ओके, तो ये हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या करेंगे, पूरी उसकी संरचना में उसको बताएंगे। जैसे कि आप 9th क्लास में परमाणु की संरचना पढ़ चुके हैं, आप क्या बोलते थे, जब भी आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, तो रदरफोर्ड ने आपको क्या बताया था कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, परमाणु का सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि बीच का जो भाग होगा ये, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है,
साथ में न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी क्या होती है, एनर्जी स्टेट होती हैं, या आप क्या कहते हो कि कक्षाएं होती हैं या कोश होते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियाई, ओके, या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन की ही बिंदु संरचना बतानी है, यानी कोई भी जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और किस कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो आपका कोश में इलेक्ट्रॉन आप किस प्रकार से रखते थे, 2n² के फॉर्मूले से रखते थे, जहां n इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ शेल या कोश की संख्या, ठीक है, कौन से नंबर की कोश है, यानी के वाली है ऐसे रखते थे आप, के एल, फिर तीसरी आएगी एम, देन एन, इस प्रकार की कोश होती थी। तो आप बोलते हैं जैसे पहली कोश की बात करेंगे तो एन की वैल्यू के लिए, इस वाली शेल के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या लगा दोगे पहली कोश के लिए, 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। तो यानी पहली जो के वाली कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी आपकी एल वाली है, एल के लिए अब आपका नंबर ऑफ शेल की वैल्यू यानी एन की वैल्यू 2 हो जाती है एल के लिए, ठीक है। तो एल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2n², तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यानी एल वाली शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से आप, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था 1 to 40 आपको जो भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनको याद करने हैं। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, चूंकि आपने एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं, तो उदासीन अवस्था में क्या होता है आपका परमाणु की संख्या एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल, ठीक है। अगर आपको किसी कंपाउंड का पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या बताना है कि किस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण उनमें बंध बन रहे हैं, साथ ही कौन कौन से परमाणु उस पूरे मॉलिक्यूल में यानी अणु में वहां पर उपस्थित है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है आपका H2 है, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, H2 है। बरोटी वाला माइक ले लो जल्दी से। यस मैम। यस बच्चे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, M2। एक हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर रही हूँ मैं। M1। 1 होता है, ठीक है ना, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आपकी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे बेचारा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन इसमें होते ही नहीं है, अकेला तत्व है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके बाद H2 यहाँ पर चूंकि कहा जा रहा है, यानी 2 आपके हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। एक हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या रजत ने बताया 1 है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, यानी कि 1 हो गए दोनों के पास। अब वो क्या करेंगे, उनकी शेयरिंग करेंगे आपस में इस प्रकार। सपोज ये जो सर्कल करके इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ये राइट वाले H का है और जो क्रॉस करके दिखाया गया है वो लेफ्ट वाले H का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखे, बीच में रखे, और इस प्रकार से ये पूरा सर्कल जो बना रखा है ये क्या दिखा रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड के एच के लिए हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाले एच की बात करेंगे, लेफ्ट वाले सर्कल की, तो उसमें भी ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, यानी कि साझेदारी की। और साझेदारी के कारण, क्योंकि एक एक आपके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो कौन से प्रकार का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी एकल सहसंयोजी आबंध यहाँ पर बन रहा है। और ये आपका H2 के लिए, एक H ये हो गया, एक H, तो क्या हो गया ये H2, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये,
अणु है, ठीक है, जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन के परमाणु पाए जा रहे हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक सहसंयोजी बंध बन रहा है, जिससे वो अपने दोनों की वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैम आप वैलेंसी को पूरा करने के लिए तो ऑक्टेट की बात करते हैं, लेकिन वहां पर हमने कहा था कि जो उसका निकटवर्ती अक्रिय गैस होगा, ठीक है, किसी भी तत्व का, वो उसके समान विन्यास प्राप्त करने की क्या करता है, प्रयास करता है। तो हाइड्रोजन का जो निकटवर्ती नोबेल गैस होती है वो हीलियम होती है। क्या होती है, हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये उसके समान, हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो चूंकि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अब, तो इसने हीलियम के समान विन्यास प्राप्त कर लिया है, ठीक है। चलिए एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, CH4, जिसको क्या कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है आपका, ठीक है ना, CH4। अब देखो, चलो कौन बात करेगा, ढुकान है, माइक ले लो जल्दी से। CH4 में क्या दिख रहा है आपको, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ढुकाने, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। बबीता। बबीता, बबीता मुझे बताइए कार्बन का की परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक 6। 6 होता है, वेरी गुड, 6 होता है। तो यानी पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2, और दूसरे में कितने आ जाएंगे, 4। तो जब भी हम बंध बनाएंगे हम आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे, इन 4 इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो और हाइड्रोजन यस के मैम। कितने बताए थे अभी, हाइड्रोजन के कितने बताए थे, 1। इलेक्ट्रॉन, 1, वेरी गुड। तो 4 हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सबके अलग अलग। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। तो कार्बन में हमने क्या बोला, जैसे बबीता ने हमें बताया कि टोटल 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ, जो आपका एटॉमिक नंबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो परमाणु की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी 6 जो परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही होगी। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2n² से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे, यानी कि 4। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो 4 इलेक्ट्रॉन में यहां पर दिखा देती हूं इस प्रकार डॉट से। ओके, देन आपका 4 हाइड्रोजन है, मैं चारों कोनों पे जहां जहां मैंने डॉट लगाए हैं वहां वहां हाइड्रोजन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही तो चाहिए, एक तो उसका अपना है, एक और चाहिए उसको, तो वो एक कहां से लेगा, कार्बन से लेगा। अब हम हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, ये क्रॉस से दिखा रही हूं मैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, सब हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये साझेदारी करेंगे आपस में। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, ध्यान से सुनिए, इसको हीलियम के समान यानी 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं इसको, एक ये किससे लेगा, इस कार्बन से लेगा, तो इसके 2 पूरे हो गए, ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम लेफ्ट वाले की बात करते हैं, इसके पास भी ये ब्लैक क्रॉस वाला है, जो ये पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके भी 2 हो गए। अगर मैं जो नीचे वाला हाइड्रोजन है उसकी बात करूं, उसके भी 2 पूरे हो गए, और इसके भी, आपके ऊपर वाले के भी 2 पूरे हो गए। तो सारे हाइड्रोजन ने आपके हीलियम के समान विन्यास प्राप्त कर लिया। अब बात करेंगे कार्बन की, कार्बन के पास कितने थे, 4 थे, उसको अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। तो वो सारे हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेता है, समझ रहे हैं, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पर साझेदारी हो रही है इस प्रकार से। तो अब जो सारे सर्कल्स आपको बने हुए दिख रहे हैं, जो पूरे एटम को कवर कर रहे हैं, उसके अंदर आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उस पर्टिकुलर एटम के लिए, जैसे इस हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो इसके सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बात करेंगे तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, जो आपका लेफ्ट में है उसमें भी 2 आ रहे हैं, जो नीचे वाला है इसमें भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में कितने आ रहे हैं, टोटल 8 आ रहे हैं, यानी कि उसका अष्टक पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो वो आप बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए, समझ आ गया इतना सभी को, हैंड रेस करो। वेरी गुड, ढुकाने समझ नहीं आया अभी भी,
इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने सबसे फर्स्ट डे आपको बोला था कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु के क्रमांक, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने हैं कि किस तत्व का परमाणु का क्रमांक कितना है, तभी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ओके, चलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। GIC रुद्रप्रिया। अयान माइक ले लो बच्चे। अयान, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो कार्बन का हमें अभी जैसे बबीता ने बताया कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 6 दिया भी गया है। वेरी गुड, ये 6 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन में 8 होता है, ठीक है। ये देखिए, अब उन 8 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर बांटा गया है आपकी कोशों में। तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 स्क्वायर से निकाल लेंगे। बचे हुए जो 6 हैं, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। 6 कहाँ आ जाएंगे? दूसरी वाली शेल में आ जाएंगे। तो वो दूसरी शेल ही आपकी क्या होगी? आउटर मोस्ट जिसे कह रहे हैं, या संयोजी कोश जिसे कहा जा रहा है। तो संयोजी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 को हमें कितना करना है बच्चे? अष्टक बनाने के लिए 8 करना है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। वेरी गुड। पर यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर लिखा गया है CO2, समझ रहे हैं? यानी कार्बन 1 है और 2 आपके, एक कार्बन का परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से बॉन्डिंग कर रहा है, जिसके पश्चात क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 अष्टक बनाने के लिए? कार्बन की बात हो रही है। 4 कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हो ना? सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि उसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो क्या करता है? ना तो वो दान करता है, ना ही वो ग्रहण करता है, वो साझेदारी करेगा, ठीक है। सिट डाउन है यार। तो इस प्रकार से कार्बन में आपके कितने, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और आपके जो ऑक्सीजन है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप क्या करेंगे? दोनों ऑक्सीजन में 6-6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और कार्बन में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उस प्रकार से फिर वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। समझ रहे हैं? कार्बन के अगर आपने चारों इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में थे वो क्रॉस से दिखा दिए इस प्रकार, कार्बन के ये रेड क्रॉस दिखा दिए मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में आपने क्या बोला? टोटल कितने हैं आपके? 6 है, ठीक है। सिर्फ बाह्यतम कोश को आप देखिए फिलहाल, ये दूसरी आपको अंदर की कोश भी दिखाई गई है, ये वाली, इसको फिलहाल अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ संयोजी कोश की बात करेंगे जो आपकी बाहर है, ठीक है। ऑक्सीजन में आपके बाह्यतम कोश में कितने हैं बच्चे? टोटल 6 हैं। 1 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, और 2 यहाँ हो गए 6, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 2 4 और 2 आपके क्या आ गए? 6। इस प्रकार से बन रही है। अब क्या करते हैं? कार्बन क्या करता है? एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ द्विआबंध बनाता है। क्या बनाता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन अपने देगा और 2 कार्बन से लेगा। किस प्रकार? ये कार्बन है, इसके आपके पूरे 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए संयोजी कोश में। ऑक्सीजन की बात करूंगी तो इसके 6 होते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, सपोज 4, और 2 यहां पर मैं रख देती हूँ, तो 6 हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इन 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी। समझ रहे हैं? और साझेदारी के पश्चात आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो देखो यहां पर ये वाले ऑक्सीजन की बात करें, इस सर्कल के अंदर देखना, हो गए ऑक्सीजन का अष्टक पूरा। 6 उसके पहले से थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? 8, जो राइट हैंड में आपका ये वाला ऑक्सीजन है। अगर मैं अब दूसरे की बात करूं, जो आपका लेफ्ट में ऑक्सीजन होगा, यहां आपका एक और ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए। यहां पर भी क्या होगा बच्चे? यहां पर भी ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन की अब वैलेंसी देखो, इस वाले ऑक्सीजन की, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 8। अब बात करेंगे कार्बन की। कार्बन के ये क्रॉस वाले 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे,
दो उसने आपके राइट वाले ऑक्सीजन से लिए और दो उसने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से लिए, टोटल कितने हो गए उसके भी 8। तो इस प्रकार से आपका क्या बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। और ये कौन से टाइप की कोवेलेंट बॉन्डिंग है, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो आपके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे जो कार्बन है वो भी उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी फॉर्म हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस वाली शेल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये अंदर की है, फर्स्ट वाली के वाली शेल, ये के वाली जिसमें आपके दो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और जो दूसरी है एल वाली शेल, ये इसमें आपके ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आपको इस पॉइंट पर देखिए बॉन्डिंग यहां पर हो रही है, ठीक है। बॉन्डिंग में टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्या बन रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। ये क्या है आपका, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलिए, ये होमवर्क में है, H2S का आप करके लाएंगे, नोट करो। H2S का खुद से बनाएंगे, H2S का आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। और ये आपका H2O का है, ठीक है। कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसी बेचारे यौगिक को उठाया जाता है बार बार, हर एक कोई भी रूल पढ़ना हो, कोई भी आपका जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ना है, सबसे पहले बैलेंसिंग सीख रहे थे तो इसी को उठाया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी और H2O बन गया। H2O आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है, यानी विश्वव्यापी विलायक भी जिसको कहा जाता है, यानी उसमें प्रवृत्ति होती है ज्यादातर पदार्थों को अपने में घोलने की, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक ही होते हैं उसमें, जैसे मैंने पहले बताया। ऑक्सीजन में आपके 6 आ गए जो डॉट से दिखाए जा रहे हैं, ये 2 ये हो गए, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पर ये क्रॉस से दिखा दो। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है इस प्रकार। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, H2O के लिए, यानी जल। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये है कार्बनिक यौगिक। अब हिंदी में समझ जाओगे, कार्बनिक यानी कार्बन जिनमें पाया जा रहा है या कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं जो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कार्बन अपने आप में अकेले इतने सारे यौगिक बनाता है जितना कि पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मिलकर नहीं बना पाते, इसीलिए इसके लिए अपनी पूरी एक केमिस्ट्री में ब्रांच दी गई है जिसको कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादातर जो आपके यौगिक होते हैं उनका कम होता है आपका गलनांक और क्वथनांक, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टोटली डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, वहां उनके एटम्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। जैसे आप लोहे की बात करते हो ना, लोहे को पिघलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर लोहा आपका पिघलता है। क्यों, क्योंकि जो वहां पर अंतरा आणविक बल है वो बहुत अधिक है लोहे के कणों के मध्य में, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट या एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप जल की बात करते हो तो जल द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में आप क्या बोलते हो, आकर्षण बल थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो वहां पर वो आपका ओनली 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या कर जाता है, आपका बॉईल होने लगता है, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे बोलते हो तो वो मेल्ट करने लगता है उससे ऊपर आने पर। तो इस प्रकार से आप समझते हैं, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इनमें किसी भी प्रकार के आयंस डेवलप नहीं हो रहे हैं, जैसे आपने आयनिक कंपाउंड में बोला था, अयान ने हमें बताया था कि Na+ बन रहा है, Cl नेगेटिव बन रहा है, तो फिर वहां पर अयान ने ये भी बताया था कि जो आयनिक यौगिक होंगे उनके बीच में क्योंकि आयंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, आयंस डेवलप हो रहे हैं, इसके कारण ये जलीय अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। यहां पर चूंकि आयन डेवलप नहीं हो रहे हैं
और अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अनुपस्थिति है, इसके कारण ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स का मतलब क्या है, बहुत अच्छे सुचालक नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिख रहे हैं। देखो सारे कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड की बात हो रही है, CH3COOH तो कार्बन है। क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, CHCl3 तो कार्बन है उसमें भी। इथेनॉल की बात कर रहे हैं, CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल भी जिसको आपका कहा जाता है, इसमें भी कार्बन है। और मीथेन की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपका कार्बन है। तो ये सारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक कहा जा रहा है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि बहुत कम है, हंड्रेड्स में ही सबके दिख रहे हैं, 1000 में किसी का भी नहीं है, ठीक है। चलिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत छोटा टॉपिक है, आपको पता है। कार्बन चूंकि आपका वर्सेटाइल नेचर दिखाता है, कार्बन ही आपका ऐसा तत्व है जिसके अपर रूप भी पाए जाते हैं। अपर रूप क्या होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, समझ रहे हैं, भौतिक गुण बदल जाएंगे, दिखने में अपीयरेंस बदल जाएगा, लेकिन होगा वो कार्बन ही, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे लकड़ियां जलाते हैं ना, लकड़ियां जलाने के बाद कोयला बनता है, वो भी कार्बन का एक फॉर्म है। या आप कोयले को जब निकालते हैं, कोल को निकालते हैं, हम फॉसिल्स में पढ़ते हैं, हम कोल को, फॉसिल फ्यूल जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी कार्बन आपका क्या है, कोल की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, अगर आप डायमंड की बात करते हैं, हीरा, हीरा भी आपका क्या है, कार्बन ही है। तो इस प्रकार से कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। द फेनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट और विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आपका एलोट्रॉपी कहा जाता है। ये आपके 3 रूपों में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया, ठीक है। 3 प्रकार के अपर रूपों में कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या था, जल्दी से बताओ, धातु अधातु में ग्रेफाइट को कब पढ़ा था, नीतीश, रुद्रप्रयाग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ, हमने ग्रेफाइट को कहाँ पढ़ा था, अधातु। अधातु में पढ़ा था, ठीक है। कार्बन की एक फॉर्म होती है, कार्बन हमारा अधातु है। और क्या कहा था हमने, कौन सा एक्सेप्शन लिया था धातुओं में ग्रेफाइट को, विद्युत का सुचालक है। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। देखो क्या कहा गया था, मोस्टली जो आपकी अधातुएं होती हैं, यानी ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं आपकी, वो कैसी होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, ऐसी अधातु है, अधातु नहीं ऐसा रूप बोलेंगे, ठीक है, जहां पर कि आपको ग्रेफाइट किसके रूप में दिख रहा है, अ गुड कंडक्टर, यानी एक अच्छे सुचालक के रूप में दिख रहा है। तो वही ग्रेफाइट है, ये कार्बन की एक फॉर्म है, कार्बन चूंकि आपका अधातु है, ठीक है। तो ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गई। तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। इनको आप होमवर्क में पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कार्बन की बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैसा, कठोरतम पदार्थ होता है, ये आप जब पढ़ते हैं तो सबसे कठोर होता है। इन दिस कार्बन an atom is bonded to 4 other atoms of carbon forming 3-dimensional structure. It is the hardest substance and an insulator. और ये क्या होता है, एक कुचालक होता है। It is used for drilling rocks and cutting. It is also used for making jewelry. ठीक है, हीरा चूंकि इतना कठोर है, इसलिए उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, चट्टानों को, पत्थरों को काटने के लिए भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक कार्बन जो है, क्योंकि उसको 4 वैलेंसी अपनी पूरी करनी है, तो वो अपने आसपास के 4 एटम से बॉन्डिंग करता है और इस प्रकार से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। 3 डायमेंशनल समझते हैं, तीनों डायमेंशंस में, यानी अगर मैं इस नोट की बात कर रही हूं, ये अभी आपका 2 डायमेंशनल है, एक डायमेंशन ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं, मैं पूरा एक्ट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं 3 डायमेंशन में वर्क कर रही हूँ, 3D में, ठीक है। तो उसी प्रकार की ये बनाएगा। ग्रेफाइट की बात करेंगे, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। इसमें क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ रहा है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ रहा है, ये ध्यान रखना है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। और ग्रेफाइट कहाँ होता है, सबके पास है, आप लोगों के पास पेंसिल की जो निब होती है या जिससे लिखते हैं ना, वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, ठीक है।
बंक मिस्टर फुलरिन या फुलरिन का जो आप तीसरा अपर रूप देखते हैं कार्बन का, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। ये क्वेश्चन आता है कि फुलरिन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो आप बताएंगे 60 कार्बन एटम्स, ओके, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ये जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल जैसी संरचना इसमें देखने को मिलती है। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ये आपको कैसे दिखेगा, डार्क सॉलिड के रूप में दिखेगा। तो यहाँ पर देखो पिक्चर्स बनाई गई हैं, ये ग्रेफाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन जो है आपका, ये कार्बन की बात करेंगे, ये 1, 2 और 3 तीन कार्बन एटम से जुड़ रहा है, यही पढ़ा हमने ग्रेफाइट में। अगर हम इस वाले कार्बन डायमंड में बात करेंगे तो ये कार्बन ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 से जुड़ रहा है। अगर हम फुलरिन की बात करेंगे तो ये फुटबॉल जैसी एक संरचना बनाता है जहां पर कि 60 आपके एटम्स कार्बन के जुड़े हुए होंगे, ओके। तो बस यही आपका कार्बन का अपर रूप। अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों ये कार्बन इतनी लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बना रहा है, यानी इतनी बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बना रहा है, यानी हर किसी से जुड़ क्यों रहा है, तो सबसे पहली चीज टेट्रावेलेंसी रखता है, दूसरा श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है। श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखला बनाने का, ठीक है, श्रृंखला में जुड़ता जाता है। चतुसंयोजकता का मतलब 4 इसकी संयोजकता है, जिसके कारण ये बहुत सारे अदर एटम से जुड़ता है, ओके। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। इतनी बड़ी संख्या में जो कार्बन अपने यौगिक बना रहा है उसका कारण ये है कि इसमें इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसमें एक श्रृंखलन का गुण होता है, दूसरा चतुसंयोजकता होती है यानी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम through covalent bonds to form long straight branched and ring of different sizes are called catenation। यानी सिंपली क्या कर रहा है, सिंपली आपका जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको जरूरत है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, सपोज मुझे पेन चाहिए, तो मैं बहुत अच्छे से सबसे बात करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पेन की जरूरत है। यहाँ पर कार्बन की जरूरत क्या है, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा। जब वो सबसे अच्छे से बात करेगा तो सबसे उसकी दोस्ती होगी, दोस्ती होगी दैट मीन्स वो बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो यही वो कर रहा है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक तो वो अपने ही परमाणु से भी जुड़ सकता है, दूसरा वो किसी अन्य तत्व के, जैसे वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक है। मीथेन में आपने बोला, आपने कहा कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से कैटिनेशन में ये गुण आता है जहां पर वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाएगा, आपकी सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकता है। इसके अलावा क्या करेगा, सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है, साथ ही ब्रांच में यानी शाखा के रूप में जुड़ सकता है, और रिंग में रिंग वाली संरचना भी बनाएगा, ओके। तो इस प्रकार से, और क्या क्या प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन का परमाणु छोटा है, इस वजह से द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की एक अच्छी स्ट्रेंथ है, इसलिए कार्बन कैन आल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल विद इटसेल्फ एंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है बच्चे, कार्बन करता है अपने साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। तो यानी क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड से वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है दोनों कार्बन के मध्य, जहां पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं वहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आपकी शेयरिंग हो रही है। तो श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, ओके। चलिए, अब टेट्रावेलेंसी क्या है, वही 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वह उसकी संयोजकता है, और उसी के कारण वो क्या कर रहा है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेटेरो एटम्स विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ओके। क्या कर रहा है, कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। इससे क्या समझे, कार्बन कार्बन से ही जुड़ सकता है या कार्बन किसी अन्य से भी जुड़ करके अपनी वैलेंसी को
पूरा कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है जब आप मीथेन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हुए आपको दिखते हैं। ओके, चलिए अब हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसे नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के आपका क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ओके, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जिसमें एग्जांपल है मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ये सब आपके क्या है बच्चे, हाइड्रोकार्बन्स है। ओके, चलिए यहां पर आपको हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप के दिखते हैं। सबसे पहला आता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन्स आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें एकल बंध पाया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है ना। एल्केन, एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2 होगा। ये ध्यान रखना है। देखो इससे क्या समझ आता है, CnH2n+2, यानी n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर से है। किसके नंबर से, कार्बन के नंबर से। कार्बन के जितने नंबर होंगे हाइड्रोजन के कितने नंबर हो जाएंगे, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, +2 ऐड कर दोगे। यानी अगर मैं कह रही हूं 2 कार्बन है, C2 है सपोज, तो हाइड्रोजन उसके लिए क्या होंगे, एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन उसके लिए कितने हो जाएंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 इंटू, और n की वैल्यू क्या है, 2 + 2, ठीक है। 2 2 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। समझ रहे हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसके लिए, एल्केन के लिए। एल्कीन आपका कब बनता है बच्चे, देखो यहाँ पर एल्केन का मतलब है कार्बन अपने निकटवर्ती कार्बन से या पूरी श्रृंखला में सभी कार्बनों से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ध्यान रखना है, जब भी एल्केन की बात होगी तो सारे कार्बन एक साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, और इन दोनों के मध्य जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एल्केन कहा जा रहा है, ठीक है ना। और इसको आपका ईथेन कहा जाता है। इथ मिथ कैसे पढ़ेंगे, मिथ इथ प्रॉप। मिथ का मतलब है 1 कार्बन, इथ का मतलब है 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, हेप्ट हो गया 7 कार्बन, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को लर्न कर लेंगे। अब हो क्या रहा है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्या बताया मैंने, CnH2n+2। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कहीं कहीं पर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध आ जाएंगे, ठीक है, जिसको आप अनसैचुरेटेड के अंदर रखेंगे, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो संतृप्त में आपके क्या आएंगे, एल्केन आएंगे, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। असंतृप्त में आपके आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, यानी अब कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड बन रहा होगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी अब हाइड्रोजन की संख्या थोड़ी कम हो गई। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन ने आपस में क्या कर ली बच्चे, डबल बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ पर आपका एल्कीन सीरीज में मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग। अब C2 निकालो, C2 की वैल्यू, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बताओ, H की वैल्यू क्या होगी, 2n से निकालोगे, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 2 × 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो H क्या हो गया, 4, C2H4। समझ रहे हैं। अब इसको कैसे बनाओगे, H कितने हो गए, 4, H किससे जुड़े होंगे, कार्बन से जुड़े होंगे, 2 इधर जुड़े होंगे, 2 इधर, ठीक है। ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन की रह रखी है, कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहा है, टोटल कितने बनाएगा, 4,
तो वो 2 बॉन्ड जो उसके बचे हुए हैं वो कहाँ बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, एल्कीन कहा जाएगा। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। ओके, इस प्रकार से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तीसरा आता है एल्काइन। ठीक है, क्या आता है, एल्काइन। अब आइन किसके लिए आएगा, जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3 बंध अगर बनेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका एल्काइन कहा जाएगा, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C। देखो वहां ध्यान रखना है बच्चों, वहां आपने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़े थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने बोला कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग भी होगी जिनको एल्केन कहा जाएगा, डबल बॉन्डिंग होगी तो एल्कीन कहा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्डिंग अगर होगी तो उसको एल्काइन कहा जाएगा। समझ रहे हैं। अब हम एल्काइन की बात कर रहे हैं जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, यानी एल्कीन में जितने हाइड्रोजन थे उनमें से 2 और हाइड्रोजन क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। अगर अब मैं कहूं कि C2 है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n - 2 से निकालो, 2 × n की वैल्यू कितनी है, 2 - 2, 4 - 2 तो कितने हो जाएंगे, 2, यानी H कितने हो जाएंगे, 2, C2H2। तो अब क्या हो रहा है, C दोनों के साथ H जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी बॉन्डिंग के कारण पूरी हो गई है, लेकिन कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन को 3 और बॉन्ड बनाने हैं और एटम्स कोई नहीं है, कार्बन कार्बन है, तो वो आपस में क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ओके, अब देखो कहां से देखा था हमने, एल्केन से देखा था, यहां से। यहां पर आपने कहा कि अगर कार्बन आपके 2 हैं तो उसके लिए इथ आता है, दोनों कार्बन आपके सिंगली बॉन्डेड हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इथेन। एल्केन में एन की साउंड आएगी लास्ट में, इथेन यानी इथेन कहा जाएगा इसको। यही कार्बन कार्बन के मध्य में जब डबल बॉन्ड आ रहा है इस मॉलिक्यूल में तो इसको क्या कहा जाएगा, इथीन यानी इथीन। ओके, एल्कीन में पढ़ रहे हो तो इसको इथीन कहा जाएगा। इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, इन आपको क्या बता रहा है कि कार्बन, दोनों कार्बन के मध्य में क्या हो रही है, डबल बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद एल्काइन, तो 2 ही कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड क्या बनाएगा, आइन। तो ये क्या हो गया आपका, इथाइन इसको कहा जाएगा। ये नाम है इन कंपाउंड्स के, जैसे आप क्या पढ़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हो, वाटर को पढ़ रहे हो, जैसे मीथेन को पढ़ा आपने पहले, तो वैसे ही इनके नाम है। तो ओवरऑल क्या क्या निकल के आया मुझे बताओ, ओवरऑल क्या निकल के आया बताओ, एल्केन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में पहला, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन की बात करेंगे, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, CnH2n, ये +2 हट गया यहां से। ठीक है ना, एल्काइन, CnH2n-2, इसमें से आप 2 और माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूले हैं, इनसे कभी आपको पूछ भी लिया जाता है, जैसे बता देंगे नंबर ऑफ कार्बन इतने हैं और एल्केन के अंतर्गत आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, या एल्कीन के अंतर्गत आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता दिए, आपको बताना है C की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। चलिए बताओ सभी बच्चों, इतना समझ में आया, हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करिए, समझ आ गया तो। जी ऐसी नेट आवाज नहीं आ रही है या रिस्पॉन्स ही नहीं करना है, माइक लो जल्दी से। क्या नाम है, मैम सुजल। सुजल। सुजल समझ में आया जितना समझाया गया अभी तक, जितना पढ़ा हमने? जी मैम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके नामकरण को सीखेंगे कि IUPAC जो होता है, जो कि पूरे विश्व की केमिस्ट्री पे ध्यान रखता है कि कहाँ कौन सा नया सिद्धांत आ रहा है, कौन सा नया तत्व खोजा गया है, कौन सा नया यौगिक बना, कौन सा नया गुण आया। उसने ही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एक तो होता है सामान्य नाम जो आपका घर में होता है, ठीक है, सबका अलग अलग नाम होता है जो हमारे पेरेंट्स हमको प्यार से बोलते हैं, एक होता है ऑफिशियल नाम जो हमारा रिकॉर्ड्स में जाता है। ठीक है ना,
तो उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनको एक ऑफिशियल नाम दिया गया जो वर्ल्ड वाइड चलेगा, उसको IUPAC ने उस नामकरण के लिए अलग अलग नियम बताए। ठीक है ना, सिट डाउन बच्चे। तो उन नियमों को हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक और ओपन चेन वाले कंपाउंड्स पढ़े थे, यानी इन सब में आपको कहीं पर श्रृंखला बंद होते हुए नहीं दिख रही है, खुली श्रृंखलाएं दिख रही हैं। चाहे आप इथेन की बात कर लो, आप इथीन की बात कर लें, इथाइन की बात कर लें, सब आपका कैसे हैं, खुली श्रृंखला में है। ओके, तो इनको एलिफेटिक या आपका ओपन चेन कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इस प्रकार से आप डिफरेंस बता सकते हैं। जनरल फॉर्मूला, सैचुरेटेड यानी एल्केन के लिए CnH2n प्लस और आपका +2, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स के लिए आएगा CnH2n और एल्काइंस के लिए CnH2n -2 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। समावयवता की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में समावयवता क्या है। तो समावयवता, जब सेम अणुसूत्र वाले कोई भी कंपाउंड होंगे वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर और अलग अलग फॉर्म में पाए जा रहे हैं, अणुसूत्र समान होगा लेकिन यौगिक आपके अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको समावयवता कहा जाएगा। ठीक है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे कि उनके गुण भी भिन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पर अणुसूत्र का मतलब क्या है। अणुसूत्र का मतलब है कि कितनी संख्या में वहां पर परमाणु है किसी भी तत्व के, जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहे हैं, सबकी कितनी संख्या है, वो संख्या समान होगी लेकिन यौगिक बदल जाएगा। यौगिक कब बदलता है, जब उसका नाम बदल जाएगा। अगर नाम बदल गया इसका मतलब यौगिक अलग अलग है। समझ रहे हैं, अणुसूत्र भले समान है यानी कि उनके प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ओके, तो ये आपका आइसोमेरिज्म कहलाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता क्या कहती है कि अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना में भिन्नता है, जैसे कि आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन्स होता है। ठीक है, अब ब्यूटेन किसमें आएगा, एल्केन के अंतर्गत आएगा, यानी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक है ना, देखो C4H10 लिखा हुआ है। C4 का मतलब क्या है, 4 कार्बन है। पहले कार्बन लिख लेते हैं इस प्रकार से। एन क्या बता रहा है कि सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड होंगे। ठीक है, एन से आप पता लगाएंगे, तो सभी कार्बन के बीच में क्या है, एक एक बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब आप इनमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, कितने बॉन्ड और बनाने हैं इसको, 3, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 10 में से 3 हो गए। ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, इसको 2 और बनाने, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन में भी 2 और। सबसे लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो इसने सिर्फ अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाने हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो हो गए कार्बन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 10। तो ये क्या है, ये ब्यूटेन है सिंपली। इसकी क्या क्या संरचनाएं और बन सकती हैं, हम क्या कर लें, हम 3 ही कार्बन को श्रृंखला में ले अगर, ठीक है, और हम एक को यहां ले लें। एक कार्बन हमने कार्बन के साथ जोड़ लिया, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, 3 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में लिया और एक कार्बन को बीच वाले कार्बन के साथ ब्रांच में जोड़ लिया, यानी शाखा में। अब क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से अब सारे कार्बन की वैलेंसी, सबसे नीचे वाले कार्बन की 3 वैलेंसी रह जाती है, जिनको वो हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा इस प्रकार। ठीक है, इस सबसे राइट वाले कार्बन की बात करेंगे, इसमें भी 3 रह जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन 3 यहाँ लग गए। लेफ्ट वाले में भी 3 रह जाते हैं, तो इसमें भी आपके तीनों जगह हम हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। अब अगर सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो उसमें एक ही वैलेंसी रह जाती है, यहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी भी देखिए, अभी भी C4 ही है, कार्बन आपके 4 ही हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी 10 ही है, लेकिन संरचना में भिन्नता आ गई है। इस वाले की बात करें तो इसकी संरचना कुछ और थी और इसकी संरचना कुछ और है, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, इन्हीं को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाएगा, यानी संरचनात्मक समावयवी कहा जाएगा। ओके, तो संरचना में भिन्नता के कारण क्या हो गई, आपकी कंपाउंड चेंज हो गया। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे। अब होमोलोगस हायर क्लासेस में आइसोमेरिज्म के आप बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं।
अब होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज में बच्चे होता क्या है आपका, जो कोई भी श्रृंखला बनेगी उस श्रृंखला में जो यौगिक होगा उसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जो होगा वो क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है और डिफरेंस एक CH2 यूनिट का आता है। समझ रहे हैं? होमोलोगस सीरीज जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, समजातीय श्रेणी, जाति समान है सबकी, ठीक है ना, यानी मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज सभी के लिए समान है, लेकिन उनमें एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट का मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ, एल्केन की एक सीरीज है, सपोज एल्केन में सबसे पहला क्या आएगा, मीथेन, ठीक है, CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ठीक है, ब्यूटेन C4H10। ये एक होमोलोगस सीरीज है। इसमें अगर आप एक के बाद जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड आ रहा है उसको देखोगे तो उन दोनों में आपका क्या आ रहा है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दोनों में डिफरेंस देखो तो इथेन जो है उसमें एक CH2 यूनिट ज्यादा होगी, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। मीथेन में एक ही कार्बन था, हाइड्रोजन 4 थे। इथेन की बात करोगे, कार्बन आपके 2 हो गए और हाइड्रोजन 6, तो यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। C2H6 और C3H8 में बात करेंगे, इसमें भी एक CH2 यूनिट आपकी ज्यादा मिलेगी, यहाँ भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जाएगा, ये एक होमोलोगस सीरीज होगी और इस होमोलोगस सीरीज में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी के क्या होंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी रासायनिक गुण, यानी किसी से जुड़ करके जो प्रोडक्ट बनाना है वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप भी समान होगा। मीथेन एन आ रहा है, इथेन एन, प्रोपेन एन आ रहा है, इसमें भी ब्यूटेन में भी एन आ रहा है, तो सब में क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप समान है। देन सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय अ CH2 यूनिट। सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद जो दूसरा आ रहा है उसमें एक CH2 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस। और अगर CH2 का आप मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का कितना हो गया है 12 और हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो गया 14, तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस भी वहां पर देखा जाएगा। इसी को आपका एक होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। कुछ भी नहीं लिखना है, अगर पूछा जाएगा सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज क्या है तो आप बताएंगे कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जहां पर जो प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो समान होते हैं, और जो सक्सेसिव एक के बाद दूसरी आपकी सीरीज आएगी या दूसरा मेंबर आएगा उनके मध्य में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस पाया जाएगा, यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, सभी जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे उनमें रासायनिक गुण समान होंगे, ठीक है। ये तो हो गई एल्केन की बात। इसी प्रकार सिर्फ एल्केन में ही आपको होमोलोगस सीरीज देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आप एल्कीन की बात करेंगे उसमें मिलेगा। अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल आपका क्या होता है, OH ग्रुप होता है, जिसे मैंने सबसे पहले ले लिया CH3OH, ठीक है। दूसरा इसके बाद क्या हो जाएगा CH3CH2OH, दूसरा मेंबर इथेनॉल। फिर प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। देन ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2CH2OH। तो इनमें देखो सब में फंक्शनल ग्रुप समान है, क्या है, अल्कोहल OH 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 OH, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप समान है। डिफरेंस किसका आ रहा है, एक CH2 यूनिट का आ रहा है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। सक्सेसिव मेंबर का मतलब क्रमबद्ध, अगर आप देखते हैं उसको तो एक के बाद दूसरा, मीथेनॉल के बाद इथेनॉल आ रहा है तो इसमें एक CH2 का डिफरेंस है, ये देखो। अगर इसको हटा दें तो बाकी तो ये मीथेनॉल के ही समान है। अगर इन दोनों में देखो तो ये एक्स्ट्रा है, CH2 का डिफरेंस आ गया,
इन दोनों को देखो तो आप इसमें भी एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यही आपकी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज हो जाएगी अल्कोहल की। इसी प्रकार एल्डिहाइड हो गया, एल्काइन हो गया, कीटोन हो गया, सभी के मध्य में होमोलोगस सीरीज बनती है और सब में सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है और 14 मास यूनिट का डिफरेंस आता है। अब यहाँ भी अल्कोहलों में सबके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे, भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए, तो ये सजातीय श्रेणी हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो बार बार फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के या कार्बनिक यौगिक के ज्यादातर रासायनिक गुणों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, यहाँ पर किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह है जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, यानी उसमें कौन से रासायनिक गुण पाए जाएंगे उनका निर्धारण एक प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह जिसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अल्कोहल की बात कर रहे हो तो अल्कोहल में कुछ गुण हैं, वो सब किसके कारण है, उसमें पाए जाने OH वाले फंक्शनल ग्रुप के। अब फंक्शनल ग्रुप किस किस प्रकार, कितने प्रकार के, अभी आपने सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ा था जहां आपने CH4 की बात की, ठीक है, या आपने C2H6 की बात की, C2H2 की बात की, C2H4 की बात की। ठीक है, तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन थे। अब सपोज इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है, कोई फंक्शनल ग्रुप इनमें जुड़ जाएगा तो वो इनकी जो रासायनिक गुण होंगे उनको बदल देगा। जैसे मैं कह रही हूं कि मीथेन में आपका OH ग्रुप आ जाता है तो CH3OH हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाता है तो क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब वो अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल के अपने रासायनिक गुण होंगे। तो कितने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ मेन है जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH जिसको अल्कोहल कहा जाता है। एल्डिहाइड होता है यानी CHO ग्रुप कहीं पर लगा होगा तो उसको एल्डिहाइड कहा जाता है। कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH जो आपका एसिटिक एसिड में आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो ये चार आपके थोड़ा मेन है, इनको आप देख लेंगे, हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ओके, तो ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, चलिए केला खेड़ा माइक ले लो बच्चे। यस मैम। हाँ जी, जितना अभी तक पढ़ाया वो समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? एल्केन, हाँ जी, CH एल्केन का, मैम CnH2n। यस, वेरी गुड, CnH2n प्लस 2। ओके, एल्केन की बात Yes, कर रही हूँ ma'am. मैं, एन जब सारे सिंगली बॉन्डेड है कार्बन। ओके, यस मैम। ठीक है, एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n। वेरी गुड, CnH2n। और एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा? अल्काइल CnHnH2n -2। वेरी गुड, CnH2n -2 हो जाएगा। सिट डाउन बच्चे, रोहिणी बात कर रहे हैं। यस मैम। वेरी गुड, तो इस प्रकार से हमारे एल्केन एल्काइन हमने पढ़ लिया। फंक्शनल ग्रुप आप लोग देख लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। मेन नॉमेनक्लेचर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थोड़ा आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा इसलिए इसको कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ये कल के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये, इनके लिए आपने देखना है प्रीफिक्स में क्या नाम आता है, सफिक्स में क्या आता है। ये आपकी बुक में होगा। जैसे अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए ईन लगाते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन आता है, क्लोरीन अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन आपका ब्रोमो हो जाता है। एल्कोहल के लिए सफिक्स में ऑल जाता है, अगर पहले आ रहा है तो हाइड्रोक्सी आप लगाते हैं। एल्डिहाइड में अल आता है, कीटोन ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। ठीक है, समझ रहे हैं? सफिक्स का मतलब बाद में आप जोड़ रहे हो उसको। जैसे आपने क्या बोला, इथेनॉल बोला आपने, तो इथेन में ऑल यानी OH ग्रुप आ गया जिसको आप बाद में लगा रहे हो ऑल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। और वरीयता आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की, ये वाली वरीयता कि सबसे ज्यादा वरीयता कौन से फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना,
इसके रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी रासायनिक गुण क्या क्या होंगे। तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर, मेन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि वो किन किन चीजों से आपकी अभिक्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले है कंबशन रिएक्शन, जो दहन की अभिक्रिया होती है। कौन बताएगा मुझे दहन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण या उपचयन जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। तीसरा है एडिशन यानी योगात्मक भी आप इसको कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। चलिए बताइए, दहन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है। दहन यानी सिंपली आप जिससे आग लगना बोलते हो, किसकी उपस्थिति में होता है। हैंड रेस करो जल्दी से। ढोकाने और केला खेड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं। अर्शी। अर्शी, दहन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। ऑक्सीकरण की। ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। मैंने आपको बताया था कि जैसे आग जलती है ना, तो जिस स्थान पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर आग नहीं जलेगी। आप बोलते हो वायु चाहिए, वायु का मतलब ही होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर सिट डाउन अर्शी, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होता है, जो कंबशन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से और रिएक्शन आपकी होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और इसी को आपका क्या कहा जाता है, कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। और जहां पर प्रोडक्ट के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हुए दिख रहा है, जैसे पहले में CH3OH यानी क्या है आपका, ये मेथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। 3O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। रिएक्शन पूछ लेगा वो, ठीक है ना, ध्यान से सुनो इधर। रिएक्शन पूछ लेगा वो कि दहन की अभिक्रिया में जल के अलावा क्या बन रहा है, तो फिर ऐसे ही बैठे रह जाओगे। क्यों, क्योंकि क्लास में ध्यान से सुना ही नहीं। तो जल के अलावा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस प्रकार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव्स क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, एल्केन्स जो जल रहे थे यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, तो उनकी क्लीन फ्लेम निकलती है, उसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होगा, बहुत अच्छी ज्वाला बनेगी वहां पर, ठीक है ना। वहीं पर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो उनमें सूटी फ्लेम आती है, यानी आपका आग तो जलेगी, जलने के साथ साथ किसी प्रकार का धुआं भी वहां पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सूटी फ्लेम जो निकल रही है वो किसके कारण निकल रही है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कारण, यानी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से नहीं मिल रही है, इसके कारण दहन की प्रक्रिया प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा जब, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, लकड़ियां जलती हैं ना, लकड़ियां जलती हैं, कभी आप लोग उसको कवर कर लो, लकड़ियों को ऑक्सीजन को मत जाने दो, तो बहुत ज्यादा धुआं बन जाता है वहां पर। फिर आप क्या करते हो, फूंक मारते हो। फूंक मारने का, और या लकड़ियों को थोड़ा दूर दूर करेंगे, उससे क्या हो रहा है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो रही है, और उसके बाद आग बहुत अच्छी जलेगी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दिया, यानी सीमित कर दिया, ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा नहीं जाने दिया, तो अब सूटी फ्लेम आएगी, यानी वो बहुत अलग तरह से आग जलेगी और उसमें धुआं भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी है तो आपकी कैसी क्लीन फ्लेम बनेगी, यानी बहुत अच्छी ज्वाला बनेगी, बहुत अच्छे तरह से वहां पर जलने की प्रक्रिया होगी या दहन की प्रक्रिया, ठीक है। यह हाइड्रोकार्बन है, कंबशन रिएक्शन के लिए एक कॉमन आप रिएक्शन बोल सकते हो, या जनरल रिएक्शन, जहां पर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में हीट एंड लाइट तो आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि जलने की प्रक्रिया हो रही है, तो जब भी दहन होगा तो आपका ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। ऊष्मा का सिंपल मतलब है गर्मी से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा और लाइट यानी कि उजाला होगा, प्रकाश होगा, ठीक है ना। ये हो गया कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन में आपका
क्या बता रहे थे, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे थे और साथ में ऑक्सीजन अगर कहीं पर जुड़ रही है तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, जिनमें आपके कुछ मुख्य है, पूछ भी लेता है इनमें से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमन क्या हुआ बच्चे, एंड एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये आपके क्या है, ये बहुत अच्छे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल रहे थे हम, कल के सेशन में भी बताया था अमन ने कि ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाती है। कंबशन में भी बेसिकली वही हो रहा है, ऑक्सीजन आपकी जुड़ रही है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड अपॉन कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन एडिशन टू कंबशन, ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट about by some substance which are capable of giving oxygen to other, these are called oxidizing agent। तो oxidizing agent करते क्या है, ऑक्सीकारक जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं कंपाउंड को। ओके, चलिए तीसरा है आपका एडिशन रिएक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एडिशन हो रहा है, जुड़ रही हैं चीजें और जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रही है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया याद है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वैसा ही कुछ होता है इसमें। एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये ध्यान रखना है, किसमें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपका एडिशन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, एल्कीन और एल्काइन में आपका जुड़ेगा और किसकी प्रेजेंस में, कोई कैटलिस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में, और सैचुरेटेड कंपाउंड आपके बनेंगे। वेरी सिंपल, एल्कीन या एल्काइन में मॉलिक्यूल कोई जुड़ेगा और इसका कन्वर्जन किसमें होगा, एल्केन में होगा, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पर बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, यही यहां पर हो रहा है। जैसे C2H2 था, यानी कैसा था, ये था आपका इथाइन, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्योंकि इथाइन था, एल्काइन था, इसमें कुछ जोड़ करके कुछ हाइड्रोजन जोड़े हैं, C डबल बॉन्ड C और ये H4 हो गए। तो इथाइन से क्या बन गया, इथीन बन गया। तो या तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेगा या अनसैचुरेशन में कमी आएगी आपके, समझ रहे हैं ना, इथाइन से इथीन बनेगा या इथीन से आपका क्या बन रहा है, इथेन बनेगा। समझ रहे हैं, एल्काइन से एल्कीन या फिर एल्कीन से एल्केन बनेगा, यही आपकी एडिशन रिएक्शन है। Basically, addition of a molecule in unsaturated compound is in the presence of a catalyst to give saturated compound. Okay, इतना समझ आ गया सभी को। लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। जैसे मैंने बता दिया, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है, रिप्लेस कराया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम from a molecule by another atom without any change in structure in the remaining part of the molecule is called substitution reaction। डिस्प्लेसमेंट में आप क्या कर रहे थे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट में आप कह रहे थे कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्रतिस्थापन होगा और प्रतिस्थापन के बाद रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है उसमें चेंज नहीं आएगा, बस एक साइड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, बताओ और पढ़ना है 12 कोट, माइक लो जल्दी से। यस मैम। हिमांशु पढ़ना है और या बंद कर दें? यस मैम। ओके, सिट डाउन। केला खेड़ा, रोहिणी बताओ, सभी को पढ़ना है? हाँ जी बोलो। पढ़ना है। पढ़ना है, ठीक है, तो फिर इतनी बोरियत मत भेजो, उतनी दूर से यहाँ तक आ रही है बोरियत, बताओ। सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जैसे ये मीथेन है, देखो कर क्या रहे हो बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना आपके पास, हर एक रिएक्शन में देखो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बेसिकली अभिक्रिया करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे प्रश्न आपका आता ही आता है। तो आपने क्या कहा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा 4 प्रकार से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। या तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, जहां पर आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको दहन की अभिक्रिया कहा जा रहा है, या फिर वो ऑक्सीजन जुड़ करके किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां पर, तो ऑक्सीकरण होगा।
जुड़ किस पे रही है, किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन पे, या फिर एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें क्या आ रहा है, उसके अनसैचुरेशन में कमी आ रही है। अनसैचुरेशन में कमी का मतलब क्या है, एल्काइन से एल्कीन या एल्कीन से आपका एल्केन बन रहा है, ठीक है ना, इसको आपका एडिशन रिएक्शन कहा जा रहा है। या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या कहा बच्चे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कह रही थी कि जो पूरा रिएक्शन है उसमें रिप्लेसमेंट होगा किसी एक एटम का, और रिप्लेसमेंट के कारण पूरे मॉलिक्यूल जो कि है उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने क्या देखा था, CH4 अभी बनाया था हमने मीथेन, किसने बनाया था, अयान ने बनाया था या किसी ने बनाया था, CH4 था इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस करना है, हमने क्लोरीन ले लिया Cl2, ये Cl2 यहां से एक किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और क्या बना देगा आपका, क्योंकि ये दो है, Cl2 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, दो क्लोरीन है तो Cl लिख सकती हूँ, एक ClH की जगह चला गया। रिप्लेस का मतलब क्या है कि रोहिणी ने अपनी सीट से उठ करके अर्शी की सीट ले ली है, यही हो रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, तो क्या हुआ, CHH, 3 H है अभी भी, लेकिन जो आपका चौथा H था उसकी जगह क्या आ गया है, Cl आ गया है, ठीक है। अब क्या बच गया, ये H बच गया और ये Cl बच गया, तो इन्होंने मिल करके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। तो यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बाकी इतने स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आया है, ठीक है ना, सिर्फ वो एक एटम को प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है दूसरे एटम के द्वारा, यही आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके चलना है, जैसे उधर संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, उधर इधर क्या पढ़ रहे हो, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, कुछ उसी तरीके से। सब्स्टिट्यूशन जैसे यहाँ है वहां डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, कुछ इसी तरीके से, ठीक है ना। वहां पर आप विस्थापन की बात कर रहे थे, अभिक्रियाशीलता की, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है और उसके कारण नया आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, ध्यान से देख लीजिए। कंबशन रिएक्शन क्या बन रहा है दहन की अभिक्रिया में, ऑब्वियसली आग लग रही है तो उजाला हो तो होगा ही, यानी फ्लेम बनेगी तो उजाला होगा, ऊष्मा भी निकलेगी, गर्मी, उसके साथ साथ जल भी प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ये दहन किसका हो रहा है, सिंपल लकड़ियों का नहीं हो रहा है, कार्बनिक यौगिकों का दहन हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रही है और किसकी उपस्थिति में, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये बहुत अच्छे आपके ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या किया, अनसैचुरेशन में कमी लाए, एल्काइन से एल्कीन बना या एल्कीन से आपका एल्केन बना, यही आपका एडिशन रिएक्शन होगी, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रही है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर मिस हो गया था आपका, ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में हो रहा है, जहां पर निकिल हो सकता है और प्लेटिनम हो सकता है या फिर पैलेडियम आपका क्या हो सकता है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। कभी कभी सिर्फ रिएक्शन में उत्प्रेरक पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। देखो कोविड, ड्यूरिंग कोविड सैनिटाइजर सबके घर में था, तो हम क्या बोलते थे, इस सैनिटाइजर का मेन जो कंपोनेंट है वो एक अल्कोहल है, ठीक है ना। तो वही अल्कोहल इथेनॉल जिसको बोलते हैं, या अल्कोहल आपको बहुत सारे लिक्विड्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसी अल्कोहल की बात कर रहे हैं और इथेनॉल की बात कर रहे हैं, उसका एक टाइप है यहाँ पर इथेनॉल। इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। देखो यहीं से मैं आपको आपका पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इसका मतलब 2 कार्बन, दोनों सिंगली बॉन्डेड, क्लियर है। अब दोनों कार्बन में आप क्या करोगे, वैलेंसी पूरी करोगे। एन का मतलब क्या होता है, सिंगली बॉन्डेड। ऑल का मतलब क्या है, OH ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इस प्रकार से। इतना समझ गए। अब किसकी वैलेंसी खाली रह गई है, कार्बन की। देखो ऑक्सीजन ने तो दोनों बॉन्ड बना लिए दोनों साइड, एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से बना लिया, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन से बना लिया, इन दोनों की तो वैलेंसी पूरी हो गई। अब 2 कार्बन की बात करते हैं, जहां जहां वैलेंसी दिख रही है वहां वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां यहां यहां, ठीक है।
इस प्रकार से। तो क्या हो गया, C2 हो गया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं टोटल, OH को तो एक साथ लेंगे, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, 5 हो गए और OH, तो C2H5OH आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। कलरलेस लिक्विड होता है एक सैनिटाइजर, जैसे आपने देखा है तो उसमें अल्कोहल होगा, अगर या आपने कभी लेबोरेटरी में अपनी लैब्स में जाकर अल्कोहल देखा होगा, इथेनॉल रिएजेंट बॉटल में रखा गया होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है वो, सॉल्युबल इन वाटर, यानी उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो वो उसमें मिक्सिबल हो जाता है, घुल जाता है बहुत अच्छे से, एंड हैज अ डिस्टिंक्ट स्मेल, इसमें एक अलग प्रकार की गंध होती है, सैनिटाइजर में भी जो स्मेल होती है ना वो अल्कोहल की होती है, एंड बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। Its consumption in small quantities causes drunkenness and can be lethal, ठीक है ना। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है ना, जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं जिनको पीते हैं लोग और उसके बाद उनको नशा हो जाता है, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है कि वहां पर अल्कोहल है। तो इथेनॉल में भी वो क्या है, एक गुण है जिसके कारण अगर उसको पिएंगे तो पीने से क्या हो सकता है, नशा जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें एक ड्रंकननेस होता है और ये लीथल हो सकता है, ठीक है ना। इथेनॉइक एसिड आपका दूसरा कंपाउंड है जिसमें आप क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड क्या है, वही है ये सिरका जिसे कह रहे हो, जिसको कि हमारे घर वाले अचार में डालते हैं, और क्या करते हैं साथ ही जब हमारे घर में किचन में कोई आपका चाइनीज बनता है, जैसे नूडल्स बनते हैं तो उसमें विनेगर का यूज किया जाता है, तो वही है ये एसिटिक एसिड जिसका नाम है इथेनॉइक एसिड, उसका IUPAC नेम है। और इथेनॉइक एसिड, ईथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन सिंगली बॉन्डेड, एन का मतलब है सिंगली बॉन्डेड, ओइक एसिड का मतलब क्या है, आपका COOH ग्रुप इसमें होगा, ठीक है। तो बाकी जो आपके 2 कार्बन ये सिंगली बॉन्डेड हो गए, एक कार्बन आपका ओइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये, और एक कार्बन हमारा दूसरा, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, CH3COOH हो गया, यही आपका इथेनॉइक एसिड है। 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, इसको विनेगर कहा जाता है अगर 5 to 8% सोल्यूशन बनाया जाता है एसिटिक एसिड का वाटर के साथ, एंड 100% प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्रश्न आएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो आप बताएंगे जो प्योर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, 100% प्योर एसिटिक एसिड होगा उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। और विनेगर क्या है, तो विनेगर में 5 to 8% सोल्यूशन होता है आपका किसका, वाटर प्लस एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। बिकॉज इट हैज मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन एंड फ्रीजेस फॉर्मिंग ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपको दिखा रहा है वो 290 केल्विन में दिखा रहा है, और क्या कह रहा है, ये जम जाता है, ग्लेशियल, ग्लेशियल वर्ड कहाँ से आया, ग्लेशियर से, और ग्लेशियर्स में क्या होती है, बर्फ होती है, तो वो बर्फ के समान उस क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है एसिटिक एसिड, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क में करेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, इथेनॉल की अभिक्रिया किससे, सोडियम से, लिखो इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन आएगी, इसमें एक एस्टरिफिकेशन आएगा, सेपोनिफिकेशन, सोप्स एंड डिटर्जेंट आप होमवर्क में पढ़ लेंगे, ठीक है, स्कम भी इसमें आएगा, ओके। चलिए चलो माइक ले लो, केला खेड़ा जल्दी से, नैतवार आप भी माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैम शिल्पी। शिल्पी, शिल्पी जो आज पढ़ा वो समझ में आया बच्चे, यस मैम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है उस पर बात करेंगे, जैसे चैप्टर 4 में जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है वो इम्पोर्टेंट है, पर वो मैं आपको आने वाले सेशन में कराऊंगी अच्छे से, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था, और साथ ही जो आपने अभिक्रियाएं देखी वहां पर, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस देखी हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इथेनॉल और एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ लेंगे, उनकी अभिक्रियाएं भी देख लेंगे, और सोप वाला जो आपका लास्ट टॉपिक वहां पर बचता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना, ओके मैम। हम कर देंगे, ओके। तब तक चैप्टर 4 जहां तक भी पढ़ाया गया है अभी तक उसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। बाकी ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।